इस वीडियो में हम लोग लूसेंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इंडियन पॉलिटी को लूसेंट से हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं इसको देखेंगे। मौलिक कर्तव्य तक मैंने जो है वो कवर कर दिया था पार्ट 1 में। आज इससे आगे की वीडियो को हम लोग इससे आगे के पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए आप स्वस्थ रहें क्योंकि कोरोना का प्रकोप फिर से अपना कहर बरपा रहा है। तो ऐसे में सरकार के जो दिशा निर्देश है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना, ये सभी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। और जिन लोगों को जानकारी थोड़ी कम है, क्योंकि हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानकारी को किसी अलग तरीके से ले लेते हैं या अफवाहों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको भी समझाएं और खुद भी वो चीज़ें फॉलो करें। तो पहले स्वास्थ्य जरूरी है, स्वस्थ रहें और उसके बाद फिर आप जो है बीपीएससी ने आपको समय दिया ही है, इसका भरपूर फ़ायदा उठा करके आप अपने जीवन को सक्सेसफुल भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं कमेंट देख रहा था और देखता ही रहता हूं, तो उसमें मुझे पूछा गया कि क्या लूसेंट पढ़ने से ये कवर हो जाएगा, लूसेंट पढ़ने से बीपीएससी पीटी निकल जाएगा। तो वैसा समय नहीं रहा। लूसेंट पढ़ करके कोई भी बीपीएससी पीटी को नहीं निकाल सकता है। इक्का दुक्का की बात अलग है, लेकिन नहीं निकाल सकता है ना। लेकिन लूसेंट की उपयोगिता या क्राउन पब्लिकेशन की उपयोगिता या कोई भी गाइड है, बहुत सारे गाइड मार्केट में अवेलेबल है। आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उन गाइड को आप रट्टा नहीं मार सकते। एक दो चीज़ें जो आप रट्टा मार लीजिएगा, तो समझना ज़रूरी है और समझने के लिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट के लिए टेक्स्ट बुक होता है, ना कि कोई गाइड होता है। ये होता है आपके बस रिवीजन करने के लिए। आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए और पढ़ने के बाद इस पे आइए तो देखिएगा कि इसमें चीज़ें सब कुछ छाट करके बांटी गई हैं। कॉन्सेप्ट पहले से था, इसमें फैक्ट भी है और फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, चूँकि ये स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर इसकी उपयोगिता हो जाती है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ और कभी नहीं कहूँगा कि आपका केवल लूसेंट से बीपीएससी पीटी निकल जाएगा। तो बेसिकली पॉलिटी में हम लोग आगे के पार्ट को देखेंगे। तो आता है संघीय कार्यपालिका। देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है विधायिका जो कानून बनाती है, एक होती है आपका न्यायपालिका जो कि कानून को देखता है कि यह संविधान के अनुसार है या नहीं है, न्याय सम्मत है या नहीं है, और एक होती है कार्यपालिका। इन तीनों में आपको पता होना चाहिए। कार्यपालिका का आधे मतलब काम होता है जो कानून बना है ना उसको फॉलो करवाना, ऑर्डर देना, है ना, किसी काम को करवाना। तो 3 चीज़ें होती हैं। हमारे देश में क्या है कि न्यायपालिका अलग है और विधायिका और कार्यपालिका अलग है। बहुत जगह पे जैसे यूएसए में क्या है कि विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में विधायिका और कार्यपालिका दोनों जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, संसद है, ये हमारा विधायिका है। संसद में जो बैठते हैं लोग, है ना, वो विधायिका है। और उन्हीं में से कुछ लोग जो होते हैं वो सरकार चलाते हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं और जो मंत्री आते हैं, है ना, जिनका काम है आपका कि लॉ बना हुआ उसको फॉलो करवाना। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अंग है संघीय कार्यपालिका वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को आपको अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रपति यहाँ पर बीपीएससी पीटी का हमेशा से फेवरेट रहा है, पीटी में भी, मेंस में भी। तो आपको ये हमेशा काम देने वाला है। तो अच्छे से राष्ट्रपति को पढ़ना, एक एक चीज़ें पढ़नी है। योग्यता क्या होती है, किस आर्टिकल में योग्यता दी गई है, क्या क्या उसके जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर जैसे चीज़ें लिखी गई हैं, आप खाली देख लीजिएगा कि जल्दी में कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हों, है ना। तो ये कन्फ्यूज हो जाएगा लोकसभा के राज्यसभा, तो कन्फ्यूज नहीं होना, रिवीजन इसी के लिए किया जाता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उसके जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो ये मेंबर में कन्फ्यूज नहीं करना, क्योंकि देखिए यहाँ पर निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव हुआ है वही होते हैं, ना कि जिनका मनोनयन हुआ है, नॉमिनेशन हुआ है, वो होते हैं। जैसे इतना तो अभी तक आपको पता ही होगा कि राज्यसभा में 2 तरह से लोग जाते हैं। एक होता है जिनका चुनाव होता है और एक होता है जिनको राष्ट्रपति चुनता है ना। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर थे, राज्यसभा मेंबर थे वो, तो उनका चुनाव किया गया था। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, समझ गए। और जैसे हमारे राज्यसभा के जो और सदस्य होंगे जिनको चुना गया चुनाव के द्वारा, वो भाग लेंगे। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तो कंफ्यूज नहीं करना, निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक ही आदमी जितने बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि राष्ट्रपति को आपको एक एक लाइन पढ़ के जाना चाहिए, कौन से आर्टिकल में क्या क्या प्रोविजन दिए गए ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे महाभियोग कौन से आर्टिकल के अंतर्गत में चलाया जाता है, आर्टिकल 61, ठीक है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, कौन से बेसिस पे
महाभियोग चलाया जाता है संविधान का अतिक्रमण, कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे महाभियोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वेतन भत्ते उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई जितने भी बॉडी होते हैं सभी का जो नियुक्ति होता है वो फाइनल सिग्नेचर किसका रहेगा, राष्ट्रपति का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो हमारे जो संघीय कार्यपालिका है पहला अंग कौन है, राष्ट्रपति, सबसे महत्वपूर्ण, पहला नागरिक भी वही होते हैं। बहुत सारी पावर दी गई हैं इसीलिए, लेकिन ये पावर वो अपने आप नहीं चला सकते हैं। उनके लिए उनके पास एक मंत्रिमंडल होता है जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्री होते हैं, है ना। तो उनके सलाह पे राष्ट्रपति को ये काम करना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, है ना। कुछ सदस्य होते हैं जिनको कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। लोकसभा में क्या कौन करता था, जैसे आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को 2 लोगों को पहले किया जाता था, हालांकि इसको अब खत्म कर दिया गया है। राज्यसभा में उसी तरह से 12 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता था, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, क्षमादान की शक्ति का अनुच्छेद याद पता करना चाहिए। ठीक है, और क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी होती है, राज्यपाल के पास भी होती है। तो जब राज्यपाल पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति के क्षमादान और राज्यपाल के क्षमादान में दोनों में अंतर क्या क्या होती है। फिर है आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरह से एक एक लाइन, एक एक आर्टिकल आपको यहाँ से पढ़ के जाना चाहिए। राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है उपराष्ट्रपति, और हाँ यहाँ पर जो बॉक्सेस दी गई हैं जिसमें कि पूर्व राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं ना, तो इनको भी आपको नेगलेक्ट करके नहीं जाना है। बीपीएससी इससे भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है। जैसे यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, तो इनमें से कुछ तो जो है वो राष्ट्रपति कभी बने ही नहीं, कार्यवाहक बने जो कि राष्ट्रपति के अब्सेंस में बनते हैं, लेकिन ऐसे परमानेंट राष्ट्रपति नहीं बने। जैसे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, बीडी जत्ती, ये सब राष्ट्रपति नहीं बने। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वैसे कौन राष्ट्रपति है जो कि एक बार चुनाव हार गए थे और दूसरी बार में बिना किसी अवरुद्ध के, बिना किसी विरोध के राष्ट्रपति बन गए, नीलम संजीव रेड्डी। तो ये आपको इस तरह से चीज़ों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कितना कार्यकाल था, सबसे लंबा कार्यकाल किनका था, और कौन मुस्लिम थी, कौन महिला थी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देख लेना चाहिए। कौन SC ST कम्युनिटी से थे, इन सब चीज़ों के एनालाइज करके थोड़ा पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपका एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो आप घबराएंगे नहीं, है ना। और पावर्स इंपॉर्टेंट है, क्षमादान की, अध्यादेश जारी करने की, सैनिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और उतना दिया हुआ भी नहीं है। ये बॉक्सेस दी गई हैं, इसमें से आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा नाम याद रखने से कि वैसे कितने उपराष्ट्रपति हैं जिनका सिलेक्शन राष्ट्रपति के रूप में हुआ था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, अभी कौन है, ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए और एग्जाम के पर्पज से तो आपको याद होना ही चाहिए। किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का प्रोविज़न लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मेनली इनका जो काम होता है वो राज्यसभा का सभापति के रूप में होता है, और जो होता है ये, और इनके पास क्या क्या पावर होती है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेनली जो है राज्यसभा के सभापति ही होते हैं। ये होता है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, किस आर्टिकल में दी गई है। प्रधानमंत्री, चूंकि हमारे देश में एक ही आदमी इंपॉर्टेंट होता है वो है PM, तो PM के कहने पे ही सारा कुछ होता है। तो PM को अच्छे से देखना है, खास करके ये वाले बॉक्सेस को, कौन कौन अभी प्रधानमंत्री बने हैं, वैसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिनका सिलेक्शन राज्यसभा से हुआ है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, है ना, और वैसे निर्दलीय कौन थे, वगैरह वगैरह, कितने थे जो कि मुख्यमंत्री बन चुके थे फिर प्रधानमंत्री बने, जैसे हमारे अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसके अलावा जो है HD देवगौड़ा जी थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एनालाइज करके पढ़ लीजिएगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री। तो कहने का मतलब मंत्रिपरिषद को आप देखेंगे कि मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, लोकसभा में सिलेक्शन के लिए क्या योग्यता होती हैं, लोकसभा से उनका त्यागपत्र कैसे होता है, मतलब उनको निकाला कैसे जा सकता है, उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कब कब चुनाव होता है, चुनाव कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। संसद में भी वही चीज़ है
कि आपको संसद को भी देख के जाना चाहिए। इसमें आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है कि आपका जो है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी अधिक हो सकती है, अभी कितनी है, कितने सदस्य इसमें चुने जाते हैं, हर एक राज्य में कितने राज्यसभा के सीट हैं, यूनियन टेरिटरी में सीट है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में तो कितने कितने सीट है, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बिहार में कितना सीट है ये आपको याद होना चाहिए। और ये सब जो बॉक्सेस आगे भी आएंगी, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, तो वहाँ पर देख लीजिएगा इनका बंटवारा कैसे होता है। तो मेनली जनगणना जब होती है तो जनसंख्या के बेसिस पे ये सीट बांटी जाती है, क्योंकि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेसी है और बेसिक मतलब होता है डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी सिटीजन्स। तो जैसे जैसे जनगणना, तो जब जब जनगणना होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उसी अनुसार से सीटें भी बढ़ाई जाती है ना। और उसी अनुसार से सीटें बांटी भी गई थी ताकि किसी भी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व ना छूटे। ठीक है, तो अगर आपको पूछा था कि यहाँ सीट दे देगा और यहाँ राज्यों के नाम दे देगा, अब पूछेगा कि कहाँ पर कितनी सीटें ज़्यादा हैं या फिर कितने कितने सीटें हैं, तो वहाँ पर आप गेस कर सकते हैं कि जिस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, है ना, वो आपका वहाँ पर सीटें भी ज़्यादा होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में नंबर 1 है, सीट ज़्यादा है ना। फिर देखिए कुछ राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु, इनका पॉपुलेशन बिहार से कम है लेकिन सीटें ज़्यादा हैं। आंध्र प्रदेश पॉपुलेशन कम है लेकिन सीटें ज़्यादा हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपको देख के जानी चाहिए। लोकसभा में भी वही चीज़ है, कार्यकाल कितने समय का होता है, क्या योग्यता होती है, किन किन राज्यों में कितना कितना सीट है, कौन कौन सा यूनियन टेरिटोरी में कितने कितने सीटें हैं। यहाँ पर संसद को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि संसद ही वो अंग है जो कि कानून बनाता है, जो कि संविधान संशोधन करता है। तो हमारे देश में अगर कुछ भी होना है तो संसद इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है ना। तो संसद में आपको लोकसभा, राज्यसभा आते हैं, दोनों का कार्यकाल, दोनों का चुनाव, दोनों का जो उम्र सीमा होती है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए गण मूर्ति और कोरम के बारे में पूछा जाता है आपको। 10वां भाग होता है, 55 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ लीजिएगा यहाँ से। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाई जाती है, संविधान संशोधन के केस में बुलाई जाती है कि नहीं बुलाई जाती है, धन विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है कि नहीं बुलाई जाती है ना। तो संयुक्त अधिवेशन, संविधान संशोधन, ठीक है। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कैसे कैसे चुनाव होता है, क्या पावर्स होती है, पहले कौन थे लोकसभा अध्यक्ष और अभी कौन है लोकसभा अध्यक्ष, इतना आपको याद होना चाहिए। राज्यसभा के केस में भी वही है, उपसभापति कौन थे पहले, सभापति कौन थे पहले, अभी कौन है। तो ये बॉक्सेस बना करके अलग की गई हैं, इनको आप देख लेंगे अच्छे से। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वो लद्दाख है और सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप है। इसको आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं, तो अपडेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि चेंज होते रहता है, हर एक जनगणना के बाद ये चेंज होता है, तो अपडेट कर लीजिएगा। वैसे अभी तक यही है जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब है संचित निधि, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आप इसमें याद कीजिएगा। संचित निधि किस आर्टिकल में आता है और क्या क्या चीज़ें संचित निधि पे आता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अगर वेतन देना है तो वो किस निधि से दिया जाएगा, संचित निधि से दिया जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन इसी से, उपराष्ट्रपति का इसी से। ऐसा ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पे हो वो भी आपका इसी से। तो आर्टिकल याद कीजिएगा, आर्टिकल 266, आर्टिकल 267 आकस्मिकता निधि, कंटीजेंसी फंड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो कंटीजेंसी फंड को भी देख लीजिएगा और इससे पैसे निकालने की जो पावर होती है वो किसको दी गई है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको जो फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।